मेरा अजीम पहला ही सवाल है आपसे कि whenever there is an authoritarian regime हाँ or a brute democratic mandate to a political party, हाँ why do they attack universities? आप मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ का अगर ओरिजिन देखें तो पीपल से कि इन जर्मनी में ये हम्बोल्ट थे, विल्हेम वॉन हम्बोल्ट, और इन्होंने लिबरल यूनिवर्सिटी का आइडिया को कंसेप्चुलाइज किया। और तब जो था उससे पहले तक यूनिवर्सिटी ऐसे थी कि टीचिंग की अलग होती थी और रिसर्च ज़रूरी नहीं था कि उसमें इन्वॉल्व, पर रिसर्च को भी इंक्लूड करके एक नया मॉडर्न लिबरल यूनिवर्सिटी क्रिएट करना ये अराउंड 19th सेंचुरी आइडिया है। तो उस टाइम पे ये बहुत ज़रूरी हो गया कि आप रिसर्च कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपका जो नॉलेज क्रिएशन का प्रोसेस है वो बहुत ही क्रिटिकल एनालिसिस से आता है। अब मैंने आपको कोई बात कह दी आज, आप बोलेंगे नहीं क्या इसमें क्या एविडेंस है, क्या आप सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, क्या मैं आपकी बात से वाकिफ़ हूँ कि नहीं, तो आप जाके अपने एविडेंस देखेंगे, सोर्स देखेंगे और फिर बोलेंगे हाँ ठीक है, ये जो आसिम है ये ठीक बात बोल रहा है और मैं भी आपको कन्विंस करने के लिए अपनी तरफ से आर्ग्यूमेंट करूँगा। तो ये जो मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ का जो इमर्जेंस हुआ, इसमें रिसर्च बेस्ड टीचिंग को काफ़ी फोकस मिला। तो उसके बाद जो इंडिया में भी कॉलोनियल टाइम पे यूनिवर्सिटी सेटअप हुए और उसके बाद भी हुए, तो यूनिवर्सिटीज़ का पूरा पर्पज़ ही यही था कि आप जो हैं ऑफ कोर्स एक हायर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे यूथ को जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल रिसर्च ओरिएंटेड आपकी टीचिंग होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स में भी वो टेम्परामेंट बने कि बस कोई भी चीज़ ये सुन के समझने ना लें, बट एक साइंटिफिक टेम्पर से काम करें। जब भी अब हमें बोला जा रहा है कि भाई ये कोई भी स्कीम आ रही है या कोई भी कानून आ रहा है, अभी कल ही वक्फ का है तो उस पर काफ़ी डिस्कशन चल रहा है, तो उसमें एक्सपेक्टेड होता है कि जो एक यूनिवर्सिटी में रिसर्चर है, टीचर है, स्टूडेंट है, वो कोई भी चीज़ आपकी फेस वैल्यू पे नहीं मानेगा, वो अपनी उस पर एनालिसिस करके उस पर आएगा, एग्रीमेंट पे या डिसएग्रीमेंट पे। और अगर डिसएग्रीमेंट पे आ रहा है तो ऑफ कोर्स वो बात कहेंगे कि भाई ये चीज़ तो सही नहीं है, ये आप जिस वजह से ला रहे हैं ये बिल, ये लॉ, ये स्कीम, या फिर या तो इंटेंशन अच्छा है पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, या इंटेंशन में ही कुछ प्रॉब्लम है, तो आप क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। और वहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम होने लगता है कि अगर आपके पास इतनी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ मेजॉरिटी है और सब आपको बिल्कुल लुक अप टू कर रहे हैं कि भाई हाँ ये हमारे देश को या ये हमारे स्टेट को आगे लेके जाएंगे। ट्रम्प का एग्जाम्पल देख लीजिए, जो वो कोलंबिया में कर रहे हैं, हार्वर्ड में कर रहे हैं, तो उनको फिर इस तरह की क्वेश्चनिंग अगर आएगी तो लगेगा अरे तुम कौन हो भाई, हमें पूरा मैंडेट मिला है इतना डेमोक्रेटिक, और यहाँ पे कुछ लोग इधर उधर जो हैं वो हमारे बात को गलत प्रूफ करने के लिए लगे हुए हैं। तो वो एक तरह से उनको लगता है कि हमारे पास तो डेमोक्रेटिक मैंडेट और ये लोग एक्चुअली में डेमोक्रेटिक उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, पर फिर भी कहीं बाहर के प्रोसेस से हमें क्रिटिक कर रहे हैं। पर एक्चुअली ऐसा नहीं है, डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन नहीं है ना, डेमोक्रेसी का मतलब है कि हर चीज़ मायने रखता है। तो सिविल सोसाइटी और ख़ासकर एक एक्टिव सिविल सोसाइटी जिसमें यूनिवर्सिटीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सोशल मूवमेंट्स का। ये मूवमेंट्स जो लोगों को मोबिलाइज़ करते हैं उनके हक के लिए, उनके अधिकार के लिए, और फिर वो सवाल पूछते हैं, फिर NGOs का और सारे ऑर्गेनाइजेशंस का, इन सब का मतलब यही है कि सरकार क्या संविधान के हिसाब से चल रही है, कानून संविधान के हिसाब से बना रही है, नीतियाँ कानून बना रही है, और जो ब्यूरोक्रेसी है और जो एग्जीक्यूटिव है वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं। तो इसको चेक एंड बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ इलेक्शन जीत के अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पीछे डेमोक्रेटिक वॉइस है, ऐसी बात नहीं है। वो एक चीज़ है आपके साथ, लेकिन बाकी जो भी लोग बोल रहे हैं उनकी बातें भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और ख़ासकर क्योंकि हमें पता है कि वो इलेक्शन जीतने में अगर आपके पास फुल मेजॉरिटी होना भी ज़रूरी नहीं है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स 30-40% वोट, तो जो बाकी 60% 70% लोग अगर आपसे डिसएग्री कर रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, तो उसको कंसिडर करना, उसको लेना और उस पर उसको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना। तो ये यूनिवर्सिटीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और यूनिवर्सिटीज़ ने किया भी है हमेशा, और जहाँ पे नहीं किया है वहाँ पे हमें दिखता है कि कैसे डेमोक्रेसी फिर नीचे जाती है। मैं हांगकांग की यूनिवर्सिटीज़ का एग्जांपल लूँगा। हांगकांग आपको पता है कि चाइना के रूल में नहीं था, 97 में आया है, और एक 50 ईयर का
कूलिंग पीरियड है जिसमें वो पूरी तरह से हांगकांग चाइना के अंदर आएगा। तो पिछले पूरे डिकेड में 10 साल में इतने प्रोटेस्ट हुए हैं हांगकांग के यूनिवर्सिटीज़ में इसी बात को लेके कि जो चाइना की गवर्नमेंट है वो एक ज़्यादा उनके पास एक मैंडेट है अपनी कंट्री का, पर वो सेम मैंडेट से हांगकांग को भी रन करना चाहते हैं जिसमें एकेडमिक फ्रीडम की और सवाल पूछने की और इस तरह का रिसर्च करने की आज़ादी नहीं है, सेंसरशिप बढ़ती जा रही है। तो ये मुझे लगता है कि अक्रॉस द वर्ल्ड ये एक टेंडेंसी होती है कि जहाँ पे भी क्रिटिकल वॉइसेस आ रही हैं उनको रखा जाए, पर यूनिवर्सिटी का तो मैंडेट ही यही है। अब अगर आप कह रहे हैं कि एक तरफ क्रिटिकल थिंकिंग सिखाइए सीखिए और दूसरी तरफ बोल रहे हैं नहीं पर ये नहीं कर सकते, तो ये एक हमें एज फैकल्टी बड़ा अजीब सा लगता है कि हमारा तो काम ही ये है, फिर हम ये करना छोड़ देंगे तो फिर हम किस बात के पैसे ले रहे हैं। और ख़ासकर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे टैक्स पेयर्स का पैसा जाता है, तो जैसा आपको पता ही है टैक्स पेयर्स का पैसा बहुत कम है कंपेयर टू बहुत सारे और स्कीम्स के, लेकिन वो इसीलिए जाता है कि हम चाहते हैं कि हमारी यंग जनरेशन एक तरह की एजुकेशन ले जो कंट्री को फिर आगे लेके जाए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और इसीलिए ये पूरा जो मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी का इंस्टीट्यूशंस बने हैं उसमें यूनिवर्सिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल। तो अगर हम एक और चीज़ पे आए हाँ कि यूनिवर्सिटी थोड़ी कोऑर्डिनेटेड रहती है हाँ अपने ही, बिकॉज हर स्ट्रीम के लोग वहाँ पे है, ज्योग्राफी ले लीजिए, हाँ, हिस्ट्री ले लीजिए, साइंस ले लीजिए, हाँ तो जैसे उनका एक कनेक्शन है हाँ एंड जैसे अगर आप कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या मैं आपसे पूछूं कि पहले बार यूनिवर्सिटी पे अटैक्स कब हुए थे और क्यों हुए थे, उसका एक प्रॉपर मेथड है वो बताने का। हाँ तो ये भी एक तरीका है चेक्स एंड बैलेंसेस जो एक डेमोक्रेसी में है वो मेंटेन करने का थ्रू इन्फॉर्मेशन। हाँ पर आजकल आप देखेंगे कि माँ बाप ही क्रिटिकल थिंकिंग से बच्चों को बोल रहे हैं हट जाओ, हाँ और प्रोफेसर्स भी फाइनली सकम कर रहे हैं। हाँ। उसका क्या रीज़न है? हाँ, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स हमारे कल्चर का भी थोड़ा सा आता है, जिस तरह से हमारे स्कूलिंग कल्चर है और जो हमारे घर का कल्चर है उसमें भी अगर आप कोई सवाल पूछेंगे बड़ों से तो आप बोलेंगे अरे बड़ों के सामने आवाज़ उठा रहे, बड़ों से सवाल पूछ रहा है, तो वो कल्चरली थोड़ा सा हायरार्किकल है ना हमारे फैमिलीज़ में। और हमें पता है उसमें जेंडर का भी कास्ट का भी काफ़ी रोल आ जाता है कि आप से जो ऊपर स्टेटस में है फॉर वट एवर रीज़न, जेंडर की वजह से, एज की वजह से, कास्ट की वजह से, उनसे आप सवाल नहीं पूछ सकते, उनसे सिर्फ आप उनकी बात सुनेंगे और फिर जो आपके नीचे है आप भी उनके साथ उसी तरह। तो वो बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत अच्छे से उसको ग्रेडेड इनइक्वालिटी करके कहा था कि एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ रेवरेंस और एक तरह से डिस्गस्ट कि ऊपर वालों के लिए रेवरेंस और नीचे वालों के ऊपर आप। तो वो मुझे लगता है कि एक कल्चरल अनकॉन्शियस जैसा तो है ही, तो वो काम कर रहा है कहीं ना कहीं। अब संविधान जो है वो एक तरह से बहुत रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ ला रहा है और वो चाह रहा है कि नहीं हम इक्वालिटी की बात करें, हम फ्रीडम की बात करें, हम जस्टिस की बात करें, तो वो एक टेंशन रहा है। अब ऐसा नहीं है कि हमारे कल्चर में सिर्फ एक ही स्ट्रीम रही है, मैं ये डोमिनेंट स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, पर कल्चर में भी काउंटर कल्चरल मूवमेंट्स हमेशा रहे हैं। अगर आप बहुत पहले चले जाएं तो हिस्टोरिकली जो एक तो वैदिक स्कूल्स थे इंडियन फिलॉसफी के, क्योंकि मैं फिलॉसफी का टीचर हूँ तो हम लोग ये भी पढ़ाते हैं कि एक वैदिक स्कूल्स थे जिसमें न्याय, वैशेषिका, सांख्या, योगा ये सब आते, वेदांता, और फिर बुद्धिस्ट और जैना और चारवाक, ये जो हेरिटिक स्कूल्स माना जाता है। तो ये हमेशा से चैलेंज करते थे, ये हमेशा से कुछ चीज़ें जो एक डोमिनेंट बनी हुई हैं उसको चैलेंज करके एक नया सिस्टम लाते थे, है ना। तो जो बुद्धिस्ट पीरियड रहा है हमारे कंट्री का, कह सकते हैं 5th सेंचुरी BC से ऑलमोस्ट 10th सेंचुरी कॉमन एरा, 10th 11th सेंचुरी, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी फ्लरिश हुई, तक्षशिला हो गई, नालंदा हो गई। तो नालंदा यूनिवर्सिटी का ऑफ कोर्स बहुत हमें पता है क्योंकि बहुत बाहर से भी लोग आए हुए हैं, चाइना से काफ़ी ट्रैवलर्स आए हुए हैं और उन्होंने लिखा हुआ है उस पर अकाउंट की किस तरह का रहा है। उन्होंने हमेशा कहा है कि जब बुद्धिस्ट किंग्स भी एक तरह का फिर डोमिनेशन में आ जाते हैं तो उनका भी जो वो कमिटमेंट था शुरू में जो बुद्धा के टाइम पे था कि इसको हम इगैलिटेरियन बनाएंगे और इसको चेंज करेंगे,
वो कॉम्प्रोमाइज़ होने लगता है। आई थिंक हुएन सांग ने अपने अकाउंट्स में लिखा है कि बुद्धा तो इक्वालिटी के लिए थे, फिर कैसे उन्हीं के किंगडम में, एक बुद्धिस्ट किंगडम में इतनी जाति प्रथा कैसे चल रही है। ये 7th सेंचुरी की बात है। लोग बोल रहे हैं हाँ मतलब एक बार वो पावर में आ जाते हैं तो फिर वो सारे चीज़ें जो शुरुआत हुई हैं उसकी वैल्यू उतनी नहीं रहती है। पर ठीक है, उसके बाद बुद्धिस्ट एक तरह से, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज़ किया उन्होंने अपने ही फंडामेंटल उसमें, तो एक तरह से बुद्धिज़्म डिक्लाइन भी होता है। और उसके बाद एक तरह से आदिशंकरा उस टाइम पे राइज भी कर रहे हैं। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग डायनामिक्स है। लेकिन उसी टाइम आपको ये भी दिखेगा कि भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया में शुरू हो रहा है, उसके बाद नॉर्थ इंडिया में उसके आते। तो एक तरह से ये काउंटर कल्चरल जो फोर्सेस रही हैं, जो हमेशा से इन्होंने चैलेंज किया है ये हायरार्कीज़ को, वो भी रही हैं हमेशा। डिपेंड करता है मेरे ख्याल से, ज़्यादातर पेरेंट्स जो हैं वो, मुझे लगता है वो जो डोमिनेंट कल्चर है उसमें आ जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर आपके हाउस होल्ड्स में आपके पेरेंट्स भी रहे हैं पार्ट ऑफ सम मूवमेंट्स, सो देन उनके घर पे आपको एक अलग ही माहौल दिखेगा। उनके घर पे दिखेगा कि हाँ, कोई एक दूसरे को मतलब हायरार्की से नहीं डील हो रहा है, एक इक्वालिटी का एक भाव है। उतना नहीं दिखता है लेकिन है। तो वही होता है कि डोमिनेंट कल्चर के ऊपर हमें ज़्यादा दिखता है, हमें लगता है कि वही है। और वो सही भी है कि पेरेंट्स डोंट वांट देयर चिल्ड्रन टू क्वेश्चन देम, और फिर स्कूल में भी टीचर्स भी नहीं करते। तो सडनली जैसे अब हम यूनिवर्सिटी में हैं तो हम चाहते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग सीख ले, पर स्टूडेंट भी बोल रहा है मैंने आज तक नहीं किया। जैसे हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स हमें नाम से बुलाएं, प्रोफेसर्स को, हम नहीं चाहते वो सर वगैरह कुछ यूज़ करें। बहुत मुश्किल है उनके लिए कि कैसे सीधा नाम से प्रोफेसर को बुला लें और सर और मैम ना यूज़ करें। हमने सर और मैम तो हमारी चीज़ भी नहीं है, ये तो मतलब ब्रिटिश के टाइम पे आया, लेकिन खैर वो बन गया है पूरी तरह से। तो वो हायरार्की, हायरार्किकल स्ट्रक्चर ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपनी क्लास में पहली चीज़ यही बोलता हूँ, अगर आपने टीचर को नहीं क्वेश्चन कर पाए तो आप तो भूल जाइए कि आप कुछ सीख पाएंगे, क्योंकि टीचर को क्वेश्चन करना पहला स्टेप है, उसके बाद आप आगे फिर क्वेश्चन कर पाएंगे। पर टीचर्स भी तो ना वो रखते हैं कि नहीं नहीं मुझे कैसे क्वेश्चन कर सकता है, मेरी जो वो स्टेटस है। बेसिकली अगर आप एक टीचर हो और आपके हाँ, साथ 24 और टीचर, बिल्कुल, और आप बोल रहे हो कि मुझे सर मत बुलाओ, हाँ, और बाकी सब वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर में रहना चाहते हैं, तो स्टूडेंट भी कंफ्यूज हो जाए कि हाँ, करना क्या है। करना क्या है। बट एक इसमें बड़ा सवाल ये भी लोग पूछते हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज ने हमको क्या दिया अच्छा, एज अ सोसाइटी? ओ, तो आपको क्या लगता है पब्लिक यूनिवर्सिटीज ने हमको क्या दिया? ये तो बड़ा ऑब्वियस सवाल है कि इतना कुछ दिया है। तो असल में मैं ये पढ़ा भी रहा हूँ आजकल, तो मैं पता कि एजुकेशन को अगर आप बहुत बेयर मिनिमम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो एजुकेशन का पॉइंट है ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट ऑफ कोर्स ज़्यादातर स्टेम फील्ड्स में ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिसिन ये सब सीखेंगे तो उसका डायरेक्ट आप इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे और उससे आपको एक अच्छा जॉब और ये सब भी मिल सकता है। इंडिया में जो हमारे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ अभी भी हैं, अभी तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ थोड़ी शुरू हो गई हैं ना, लेकिन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इज़ द पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के पीछे काफ़ी सपोर्ट किया है गवर्नमेंट ने शुरू से, है ना। तो हमारे जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गई, जितने भी ये बड़े बड़े IITs, IIMs, मैं असल में अभी तो मैं फ़िलासफ़ी और सोशल साइंस पढ़ाता हूँ, पर मैंने पहले इंजीनियरिंग भी की है IIT दिल्ली से, तो मैंने वो भी माहौल देखा हुआ है कि क्या होता है एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो इतना वेल फंडेड है और बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं और वो उसका इतना फ़ायदा भी है। लेकिन ऑफ कोर्स पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में भी हमारे कमी रह गई है। जैसे खासकर मैं IITs की बात करूं तो मैं जब था तब OBC रिजर्वेशन जस्ट इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, जो सेकंड मंडल जिसको बोला जाता, तो उसके खिलाफ हम एम्स पास है IIT के और उस तरफ JNU है, तो हम लोग IIT में थे, इधर एम्स और IIT जो थे एंटी रिजर्वेशन बिल्कुल, और इधर JNU का था वो थोड़ा प्रो रिजर्वेशन स्टैंड था। तो तब एज ए मतलब 20-year-old इंजीनियरिंग स्टूडेंट मुझे भी नहीं समझती, मतलब मुझे लग रहा था कि कैसे इसको समझ बनाए। तो IITs और एम्स का प्रॉब्लम है कि हमें इंजीनियरिंग और मेडिसिन जिससे हमें ह्यूमन कैपिटल बढ़ रहा है वो अच्छा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो कहीं भी नहीं आता है। और हम कैसे उसको समझें, कैसे उसको इम्बाइब करें
और समझें कि भाई डेमोक्रेटाइज करना एक पब्लिक यूनिवर्सिटी को कितना ज़रूरी है फॉर ह्यूमन कैपिटल ऑल्सो। क्योंकि अगर आप 80% पॉपुलेशन को बाहर रख रहे हैं हायर एजुकेशन के, एंड रिजर्वेशन इज़ द ओनली वे दे आर एबल टू कम थ्रू, बट एक बार आप अंदर आ जाते हैं तो इतना उनके साथ फिर डिस्क्रिमिनेशन और अदर प्रैक्टिसेस हैं कि आप इफेक्टिवली नलिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं रिजर्वेशन। तो वो ना करके एक्चुअली में हम कैसे उसको एम्ब्रेस करें। और बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे ये मैंडेट नहीं है, जैसे अभी रिसेंटली आर्टिकल आया बिट्स पिलानी में, मेरे काफ़ी दोस्त भी हैं वहाँ से, उसमें एक भी SC ST OBC स्टूडेंट नहीं, मतलब 80% पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन ज़ीरो है बिट्स पिलानी, क्योंकि वहाँ पे आपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के बेसिस पे लेते हैं और कोई अफर्मेटिव एक्शन की पॉलिसी नहीं है। एक तरफ आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल बनेगा एट द बेयर मिनिमम, एंड ऑफ कोर्स दे बिकम मोर अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड मोर अवेयर ऑफ व्हाट इज़ दिस कंट्री ऑल अबाउट। बट वहाँ पे जो स्टेम के पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो थोड़ा पीछे रह जा रहे हैं, और ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज़ के ऊपर आ जाती है कि उनको क्योंकि पढ़ाया जा रहा है तो उनको लगता है अब हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम इसको लें। वहाँ पे एक जब वो वापस सोसाइटी में जाते हैं तो सोसाइटी में भी वो चीज़ को नहीं देखते हैं, तो एक द्वंद्व उसकी वजह से हो गया है। स्कूल में ये कहीं नहीं हो रहा है, सिर्फ सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज़ यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह की एजुकेशन मिल रही है और बाकी स्टेम यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं मिल रही है। तो उसकी वजह, और सोसाइटी भी आपकी बोल रही है तुम हमेशा सवाल ही पूछते रहते हो, तो हमेशा ये क्वेश्चन ही कर रहे हो, क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम। इन लोग को देखो, IITs और IIMs के बच्चे तो कभी सवाल नहीं पूछते, चुपचाप अपनी डिग्री करके जॉब करते हैं, तो तुम्हारी क्या दिक्कत है। तो वो एक बहुत ही गलत मुझे लगता है कि एक सेंसिबिलिटी बन गई है। और क्योंकि मैं दोनों में रहा हूँ, IIT में पहले इंजीनियरिंग एजुकेशन और फिर सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज़ तो मुझे वो कॉन्ट्रास्ट देख के लगता है कि यहाँ पे हम लोग ने, और ख़ासकर सरकार के ऊपर ये आता है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन की अवेयरनेस और एजुकेशन पे जोर नहीं दिया राइट फ्रॉम स्कूल, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से वो रहना चाहिए, और फिर कैसे हम सोसाइटी में भी उसको ला सके। जो स्कूल नहीं भी जा रहा उन तक भी हम कैसे पहुँचे थ्रू वेरियस अदर प्रोग्राम्स। क्योंकि अब देख लीजिए पोलियो का हो गया, या कोई भी और चीज़ के लिए जिसमें गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है, दे रियली गो इनटू इट, दे मेक श्योर दैट लोगों को पता चल रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्यों नहीं हमने उस तरह से एफर्ट्स लिए, दैट डेफिनेटली इज़ द क्वेश्चन। और ऑफ कोर्स फॉर्मल एजुकेशन इज़ वन थिंग, बट इनफॉर्मली भी देयर हैज़ टू बी मेनी थिंग्स जो हम कर सकते हैं, और हम लोग कर भी रहे हैं। सिविल सोसाइटी काफ़ी काम कर रहा है एक्चुअली, पर गवर्नमेंट के ऊपर भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी। तो अभी आपने PhD किया, हाँ। तो वो कौन से आपका स्ट्रीम था? मेरा फिलॉसफी था। और क्या थी आपकी फाइंडिंग, अगर आपने PhD विस्तार से हमें समझाए तो? अच्छा, तो मेरी PhD असल में मैंने बताया जैसे इंजीनियरिंग किया, फिर मैंने उस टाइम पे ये फ्लिपकार्ट, जोमेटो, ये सारे मेरे सीनियर्स शुरू कर रहे थे, तो हम लोग भी बिल्कुल स्टार्टअप मोड में थे, और मैंने भी अपना, हम लोग का भी एक स्टार्टअप था। तो तब तो ये था कि भाई हम स्टार्टअप करेंगे, और फिर उसमें भी कहीं ना कहीं ये कनेक्शन था कि इससे हम कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, कि हम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा रहे हैं, जॉब क्रिएट कर रहे हैं, वो हम लोग का नैरेटिव था। लेकिन जैसे जैसे मैं उसमें और गहराई में जाता गया तो मुझे लगने लगा, अरे जो वेंचर कैपिटलिस्ट ने फंडिंग किया है, हम तो बस उन्हीं के लिए कर रहे हैं, और जो सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो कुछ लोग जो ख़रीद सकते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है। तो ओवरऑल जो पूरा हमारा स्टार्टअप कल्चर फोकस है वो सिर्फ मे बी 1 से 5% पॉपुलेशन के लिए है, तो बाकी जो 90% पॉपुलेशन है हमारी, उसके लिए कौन क्या कर रहा है। तो तब असल में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का भी एक आइडिया जस्ट तब हो रहा था, तो मैं काफ़ी फिर उसमें इंटरेस्टेड हो गया कि अच्छा, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप तो लिमिटेड है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ये सही चीज़ है, लोगों के लिए करेंगे। तो तब मैंने अपना कॉर्पोरेट जॉब वगैरह छोड़ दिया और मैं सोशल सेक्टर में आ गया। वो काफ़ी चैलेंजेस थे, ऑफ कोर्स पेरेंट्स ने बोला कि क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो, इतना यंग एज में थोड़ी कोई ये करते है, तो लोग रिटायरमेंट के बाद करते हैं, है ना, कि भाई समाज सेवा करने चले गए। पर हमने लगा नहीं ये सही टाइम है, तो हम लोग ने 2008 में 2009 के इलेक्शंस के लिए जागो रे कैंपेन था, वो शुरू किया था। तो एक संस्था थी बेंगलोर में, जनाग्रह करके, और टाटा टी का भी उस टाइम पे
काफ़ी एड्स आ रहे थे ये कि वो चाय पिला रहा है जा जाके और बोल रहा है आप वोट नहीं कर रहे तो आप सो रहे हैं। आई डोंट नो श्योर में तो वो हम लोग का कैंपेन था पूरा ग्राउंड पे और टाटा टी ने उसको सपोर्ट किया था। तो तब हम लोग ने काफ़ी फिर ग्राउंड पे यूथ के साथ काम किया कि यूथ को कैसे डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में इन्वॉल्व करें। इलेक्शन कमीशन के साथ भी काम किया, मतलब स्टेट के भी और यूनियन के भी, और कैसे हम रिफॉर्म्स ला सकें ताकि, क्योंकि हमें लगता था कि जो यूथ है वो रजिस्टर ही नहीं कर पा रहा है वोट करने। तो बहुत सारे कंट्रीज़ में ऑटोमेटिक है, जैसे आप 18 साल के हुए आपका नाम वोटर लिस्ट पे आ गया। यहाँ पे तो हमें पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है वोटर लिस्ट के साथ। हाँ। नाम होते हुए भी कट जाता है और यंग लोगों के नाम आते नहीं हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी कोशिश करी कि कुछ रिफॉर्म्स लाएं कि यंग लोग को वोट करने में आसानी हो। तो उस टाइम पे हमने किया ये सब, पर क्योंकि मैंने जब ग्राउंड लेवल पे कम्युनिटीज़ के साथ काम किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे पता नहीं है, ये तो मैं कर रहा हूँ अपने बेस्ट इंटरेस्ट से, पर हो सकता है कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। तब मुझे लगा एक सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज़ की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो मैंने एक इंटरडिसिप्लिनरी ह्यूमैनिटीज़ में मास्टर्स किया और पीएचडी किया, और उस पीएचडी में मेरा मेन फोकस यही था कि कैसे मैंने आईआईटी में एक्चुअली बहुत क्लोजली देखा कि कैसे ये कास्ट और जेंडर और रिलीजियस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इतना एक्सट्रीम फॉर्म में हो रहा है, जो सोसाइटी में लगता है कि थोड़ा सा कभी कभार दिखता है कभी नहीं दिखता है, आईआईटी के अंदर तो रोज़ दिखेगा। हर छोटी छोटी चीज़ पे वो है, और ख़ासकर रिजर्वेशन को लेके बहुत ज़्यादा मतलब एक एंटी रिजर्वेशन स्पिरिट है। तो वो मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है कि जो सो कॉल्ड हमारे बेस्ट स्टूडेंट्स हैं उनमें ये सेंसिबिलिटीज़ है। तो मेरा मेन पर्पस था कि कैसे हम एक तरह के एजुकेशन क्रिएट करें जिससे सिर्फ ये ना हो कि लोग को पॉलिटिकल करेक्टनेस आ जाए, पर एक्चुअली में रिलेशनशिप्स और बिहेवियर ट्रांसफॉर्म हो। तब मुझे ये दिखा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम की डीप प्रॉब्लम्स क्या हैं। एक तो वही है कि सिर्फ रोड लर्निंग था, और जहाँ पे रोड लर्निंग नहीं भी है वहाँ पे भी हम, मान लीजिए मुझे कह दिया कि अच्छा क्या है जेंडर की प्रॉब्लम्स, तो मैं बहुत अच्छे से पेट्रियार्की पे ऐसे लिख सकता हूँ, लेकिन वापस जाके मैं वही पेट्रियार्की फॉलो करूँगा। तो ये जो यू कैन से एक तरह से कॉन्ट्रडिक्शन, हिपोक्रेसी जो है कि आपकी एजुकेशन सिस्टम जो सिखा रहा है वो आप बोलने के लिए तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, हाँ, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस की बात है तो सब कुछ फेल हो रहा है। तो मेरा था कि कैसे हम एक अलग तरह की एजुकेशन सिस्टम के ऊपर फोकस करें जिसमें प्रैक्टिस ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस करिए, आप रिफ्लेक्ट करिए, उससे सीखिए, है ना, रादर देन थ्योरेटिकल चीज़ ही बस सीख के भूल जाइए। थ्योरी और प्रैक्टिस को मिलाना कैसे ज़रूरी। तो इसमें फिर एक पूरा एक ट्रेडिशन है। पॉलो फ्रायरे एक ब्राज़ीलियन एजुकेटर रहे हैं, और उसके बाद बेल हुक्स एक ब्लैक अमेरिकन स्कॉलर रही हैं, और उसके बाद इंडिया में भी अब जो एंटी कास्ट थिंकर्स रहे अम्बेडकर और बाकी, तो उनको मिला के हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्रिटिकल पेडागोजी कैसे लोगों तक पहुंचाई जाए जिससे एक ट्रांसफॉर्मेशन आए। ये ना हो बस कि आपने समझ लिया और प्रैक्टिस में नहीं आ रहे, और खैर बहुत जगह तो हम समझ भी नहीं पा रहे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये क्या है। तो मेरा फोकस ये था कि एक तरह का एथिक्स और पॉलिटिकल वैल्यूज़ कैसे यूथ में हम ला सकें, तो वही मेरा पीएचडी था। और उसी के बाद फिर मैंने यूनिवर्सिटी में तो पढ़ाता ही हूँ, पर मैं यूनिवर्सिटी के साथ साथ काफ़ी काम यूथ के साथ बाहर करता हूँ। तो एक पूरा कोलिशन है हमारा यूथ ऑर्गेनाइजेशंस का, 150-200 यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और हम खासकर मैं क्योंकि छत्तीसगढ़ से आता हूँ, तो छत्तीसगढ़, विदर्भा, एमपी, ये एरिया में यूथ के साथ मिलके कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्शियसनेस बनाई जाए, तो उसको हम म्यूज़िक के थ्रू कर रहे हैं, थिएटर के थ्रू कर रहे हैं, मोर मतलब एक प्रैक्टिस वाले चीज़ों से। तो मेरा भी पीएचडी में मैंने यही समझा था कि सिर्फ अगर आप उनको क्लासरूम में बैठा के कॉन्सेप्ट सिखाएंगे तो वो काफ़ी नहीं है, वो एक इंटरेक्शन ज़रूरी है। और जो मैंने बात कही थी लिबरल यूनिवर्सिटी की, तो उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जर्मन कॉन्सेप्ट है बिल्डुंग। तो बिल्डुंग का मतलब होता है सेल्फ फॉर्मेशन, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट शिफ्ट था यूरोप में, क्योंकि यूरोप में उससे पहले जो यूनिवर्सिटीज़ बनी थी वो रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में बनी थी। और आप कौन से टाइम की बात कर रहे हैं? तो जैसे आप ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का भी देखेंगे, 12-13 सेंचुरी की जो थी वो मतलब वॉन्डरिंग स्कॉलर्स थे जो जा के बताते थे,
धीरे धीरे वो मिलके आना शुरू हुए, उन्होंने गिल्ड्स बनाए और फिर यूनिवर्सिटी बनाई। और चर्च को बहुत इंटरेस्ट आया कि चर्च को लगा अच्छा अगर एक जगह पे ये आ जाएंगे सारे तो हम इनको आसानी से सर्वेल कर पाएंगे, ये कितना चर्च के खिलाफ बात बोल रहे हैं, कितना चर्च के लिए बात बोल रहे हैं। तो चर्च का भी काफ़ी वो था इंटरेस्ट की यूनिवर्सिटीज़ बने, इस्टेब्लिश हों। और उसके बाद फिर प्रोटेस्टेंट मूवमेंट आया, वो उसने काफ़ी चैलेंज किया। लेकिन जब सेक्युलराइजेशन हुआ यूनिवर्सिटीज़ का, ये मैं 19th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, तब बिल्डुंग का पहले आइडिया था कि यू हैव टू क्रिएट योर सेल्फ इन द इमेज ऑफ क्राइस्ट। तो आप क्राइस्ट को देखें और उनसे इंस्पायर होकर अपने आप को वैसा बनाएं, जो कि काफ़ी ट्रेडिशन है इंडिया में भी। आप सूफ़ी ट्रेडिशन, भक्ति ट्रेडिशन का यही है कि आप जो भी आपका फिगर है आइडियल, उसको उसके साथ आप इतना प्यार में, शिद्दत में चले जाएं कि आप उनकी तरह बन जाए। पर जब आपने सेक्युलराइज कर दिया, मतलब कि वो तो बचे ही नहीं फिगर, क्राइस्ट की फिगर तो अब अनइम्पॉर्टेंट हो गई। तो आपको कल्टीवेट अपने आप को करना है किस चीज़ के लिए? आपके ही जीनियस के लिए। आपको जीनियस बनना है, आपको एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एक्सपर्टीज़ गेन करनी है। तो जो बिल्डुंग का लिबरल आइडिया है, ये बहुत इंडिविजुअलाइज हो गया। जो पहले काफ़ी रिलीजन और उससे कनेक्टेड था और उससे कम्युनिटी से भी कनेक्टेड था, वो बिल्कुल इंडिविजुअलाइज हो गया। तो उसमें ये हुआ कि आप इंडिविजुअली एक्सपर्ट्स बन जाइए, इंडिविजुअली आप आइंस्टाइन बन जाइए, इंडिविजुअली आप कुछ एक्सपर्ट स्कॉलर बन जाइए, पर आपका जो सोशल कनेक्शन है वो डिसकनेक्शन हुआ। तो वहाँ से आपको ये भी दिखेगा कि यूनिवर्सिटीज़ जो है वो एक तरह की गेटेड कम्युनिटीज़ भी बनना शुरू हो गई। और आजकल की भी हमारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी अनफॉर्चुनेटली गेटेड यूनिवर्सिटीज़ की तरह काम कर रही हैं कि आपके आसपास के माहौल में क्या हो रहा है उससे आप कुछ नहीं, आप अंदर तो बहुत अच्छी आपकी बातें हो रही हैं, आप बहुत सीख रहे हैं, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपके ही नेबरहुड में, आपके ही कम्युनिटी में। मे बी इट स्टार्ट्स फ्रॉम जेलेसी, बट इट रियली बिकम्स अ वेरी लाइक एंटागनिज्म हो जाता है एक टाइम के बाद। और यही एंटागनिज्म अभी ट्रम्प जो है उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो ट्रम्प जो है वो फंडिंग काट रहा है कोलंबिया की, वो फंडिंग काट रहा है हार्वर्ड की, ये सब की। और वो यूनिवर्सिटीज़ को एक्चुअली शुड बी एबल टू गेट फंडेड फ्रॉम द कम्युनिटी, बट क्योंकि आपका कोई कनेक्शन ही नहीं बचा है कम्युनिटी के साथ, तो अब आपके पास कोई चांस नहीं है बट एक्सेप्ट व्हाट ट्रम्प इज़ डिमांडिंग, और फिर आपको फंडिंग मिलेगी। तो ये जो फंडिंग का भी जो स्टेट जो फंड करता है, उसके साथ भी एक टेंशन वाला ही रिलेशनशिप है, क्योंकि स्टेट दे रहा है फंडिंग, आप स्टेट को तो नहीं क्रिटिक कर रहे पर गवर्नमेंट को क्रिटिक कर रहे हैं, और जो रन कर रहा है गवर्नमेंट उसको लग रहा है अरे ये मुझे ज़्यादा क्रिटिक करेगा तो मैं इसकी फंडिंग बंद कर दूँ, तो फिर आपको क्रिटिक करना बंद करना पड़ेगा आपको उनकी फंडिंग के लिए। पर इसका बेस्ट मुझे लगता है एंटीडोट है कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी कम्प्लीटली कनेक्टेड है कम्युनिटी में, और आप इस लेवल पे अपनी फंडिंग को या आपके रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें कि कम्युनिटी सपोर्ट से आप चला सके इंस्टीट्यूशन, तो वो मुझे लगता है एक सस्टेनेबल मॉडल है। क्योंकि फिर उसमें जो भी अच्छी रिसर्च हो रही है यूनिवर्सिटी में, वो कम्युनिटी को भी उससे फ़ायदा हो रहा है, और कम्युनिटी में जो बातें हो रही हैं उसको आप ला रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, उस पर डिस्कशन भी हो रहा है, और उस पर आप बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे कनेक्टेड हैं। तो हमारा जो ट्रेडिशन आया है वो दोनों तरह, एक लिबरल ट्रेडिशन भी है और एक ये हायरार्किकल ट्रेडिशन भी है, और उसको मिक्स होके ये ऐसा बन गया है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अपने आप को बहुत हाई समझती हैं, आइवरी टावर समझती हैं। कम्युनिटी क्या है, ये लोग तो अनपढ़ हैं, ये अनएजुकेटेड हैं, और इनसे क्या होगा, इनको हम बताएंगे। लेकिन ये जो हायरार्की है ये लोगों को पसंद नहीं आएगी ना। और ये चीज़ यूएस में भी काम कर रही है। क्यों ब्लैक वोटर्स और हिस्पैनिक वोटर्स ट्रम्प को वोट कर रहे हैं बजाय कि डेमोक्रेट्स को? क्योंकि उनको लग रहा है ये मुझे ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहा हूँ। वो लोग इतने एलीट दिख रहे हैं, कल्चरली एलीट, भले ही पैसा ना हो डेमोक्रेट्स के पास ज़्यादा, लेकिन जो क्लिंटन्स हैं और उन जो एलिटनेस है उससे वो ज़्यादा एलियनेटेड है। इन्फॉर्मेशन की ताला चाबी उनके पास है। हाँ, बिल्कुल। तो वो सोच रहे हैं ट्रम्प ज़्यादा उनसे रिलेटेबल है। अब लोग बोल रहे हैं कैसे हो सकता है ये कि ब्लैक और हिस्पैनिक वोटर्स जो वर्किंग क्लास भी है वो ट्रम्प के लिए वोट कर रहा है? क्योंकि आपका जो एजुकेटेड और जो वर्किंग क्लास है उसके बीच में काफ़ी
वो आ गया। बेसिकली आप बोल रहे हैं कि प्रोफेसर क्लास के बाद प्रोफेसर है ही नहीं, वो छोड़ देता है अपना सब बात। हाँ स्टूडेंट भी बाहर निकल के स्टूडेंट है ही नहीं। हाँ एक जो ये आइडियल कम्युनिटी और यूनिवर्सिटी का जो एक मिक्स है, यस ये आपने कहीं देखा है होते हुए, या उसके कोई एग्जाम्पल्स है? हाँ हाँ। तो मैं एक केरला का एग्जांपल लूँगा, यूनिवर्सिटी का नहीं है पर एक तरह से यू कैन से एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, सोशल मूवमेंट जैसा है। केरला का जो KSSP है, शास्त्र साहित्य परिषद, पीपल साइंस मूवमेंट जो है, तो वो असल में गवर्नमेंट से ऑटोनोमस है ना। गवर्नमेंट जो है, मान लीजिए लेफ्ट गवर्नमेंट है केरला की, वो भी चाहती है कि सारे इंस्टीट्यूशंस उसके पूरी तरह कंट्रोल में हो। वो भी नहीं चाहती कि लोग ऑटोनोमस। हिस्टोरिकली KSSP ने समहाउ अपने आप को इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस रख पाया, तो उनमें भी वैल्यूज सिमिलर डेमोक्रेटिक लेफ्ट वैल्यूज़ हैं, लेकिन वो क्रिटिक भी कर पाते हैं और वो कम्युनिटी से बहुत कनेक्टेड है। तो वो हर पंचायत में जो मूवमेंट है उसका इंस्टीट्यूशन है। तो वो जो साइंटिफिक टेम्पर की बात हो गई या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की बात हो गई, ये वो लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं थ्रू दिस अप्रोच। और जो गवर्नमेंट है वो भी सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट को प्रॉब्लम भी होती है जब वो क्रिटिसिज्म मिलता है उनको, लेकिन वो कर पा रहे हैं, अभी तक किया है उन्होंने इतने सालों में। और मुझे लगता है कि वो एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स है। ऑफ कोर्स उसके भी एक लिमिटेशंस हैं। यूनिवर्सिटी नहीं है पर एक तरह से आप समझ रहे, एक एजुकेशनल अप्रोच है कि लोगों तक कैसे हम पहुँचे, पीपल तक साइंटिफिक टेम्पर कैसे पहुँचे। और तब वो जो डिस्कनेक्ट हो जाता है कि अरे यूनिवर्सिटी में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं और कम्युनिटी वहीं पीछे रह गई है, वो केरला में इसीलिए आपको नहीं दिखता है क्योंकि इस तरह के मूवमेंट्स रहे और इसकी हिस्ट्री भी रही है मूवमेंट्स की केरला में। और एक और इंस्टीट्यूशन, छोटा इंस्टीट्यूशन की बात करूं जिसमें मैं काफ़ी इन्वॉल्व हूं, वो है नाम नालंदा ही है उसका, नालंदा एकेडमी वर्धा में है। अनूप कुमार एक हैं अम्बेडकराइट स्कॉलर, उन्होंने शुरू किया था। तो वो असल में जब मैं IIT दिल्ली में था तो वो JNU में थे और वो डॉक्यूमेंट कर रहे थे दलित स्टूडेंट सुसाइड्स बहुत हो रहे थे उस टाइम पे, और वो काफ़ी एक्टिविस्ट थे। उन्होंने कहा अरे ये क्या हो रहा है, इसके खिलाफ हमें बात करना ज़रूरी है। पर आफ्टर सम टाइम उनको लगा कि भाई ये हम इसी की बात कर रहे हैं और इस पर बदलाव भी नहीं आ रहा, तो मुझे इससे थोड़ा दूर होके, मैं एक्टिविज़म से दूर होके मैं अब एजुकेशन पे काम करूं। उनके पास ऑफ कोर्स कुछ रिसोर्सेज नहीं थे, तो वो वर्धा, क्योंकि विदर्भा में जो है वो काफ़ी अम्बेडकर आइडियाज़ लोगों तक हैं, तो एजुकेशन के लिए इस गरीब से गरीब इंसान भी बोलेगा हाँ हमें एजुकेशन अच्छी चाहिए। तो क्या हुआ, वो वहाँ गए वर्धा में, उनको किसी ने एक बुद्ध विहार दिया कि भाई आप यहाँ से ट्यूशन क्लासेस चलाइए। वहाँ से उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हायर एजुकेशन के भेजना शुरू किया। पर सिर्फ कोचिंग नहीं, पर उनकी एक तरह से वैल्यूज़ की भी ट्रेनिंग कि आपकी क्या वैल्यूज़ हैं, और वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो उन्होंने जो इंस्टीट्यूशन चलाया वो कभी भी आज तक फंडिंग नहीं ली है किसी चीज़ से, बस कम्युनिटी फंडिंग पे चला रहे। तो वहाँ पे वो बताते हैं ऐसी कहानियाँ कि जो डेली वेज लेबरर्स हैं वो भी आते हैं, वॉक चलते हुए आएंगे और बोलेंगे अच्छा ये लो 500 रुपये, मुझे पता है तुम अच्छा काम कर रहे हो एजुकेशन के लिए, ये रखो। तो उन्होंने सारे बुद्ध विहार में कम्युनिटी लाइब्रेरी शुरू कर दिए हैं वहाँ पे, और अब एक तरह का इंस्टीट्यूशन भी सेटअप हो रहा है, उसके लिए भी हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो और अब एक बार वो बन जाएगा तो वो एक तरह से कम्युनिटी यूनिवर्सिटी, कम्युनिटी रिसर्च सेंटर होगा, जहाँ पे हम ऑटोनमस रिसर्च कर सकेंगे जो फंडिंग पे डिपेंडेंट ना होगा। क्योंकि भले ही वो प्राइवेट हो, भले ही पब्लिक हो, जब फंडिंग आ जाती है ज़्यादा, और ये मैंने अपने स्टार्टअप में भी देखा था, तो फिर वो ही डिसाइड करते हैं, जो फंडिंग कर रहा है वही डिसाइड कर रहा है। तो अगर कम्युनिटी में वो सेंस ऑफ ओनरशिप है कि हमारी फंडिंग से ये बनाया गया, तो हमारे जो हित की बात होगी वो यहाँ पे हमें मिलेगी। तो उस तरह से कर पाना, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं हैं पर कुछ कुछ हैं। तमिलनाडु में भी आपको दिखेंगे कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने मतलब दिया है स्पेस यूनिवर्सिटीज़ को, वो भी एक तरह से बेहतर है। ऑफ कोर्स अब तेलंगाना में अभी हमें पता है कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं वो मुझे लगता है कि हमेशा से रहे हैं। भले ही जब से वो पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा
और तक्षशिला, और आप इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ भी देख लें, अल अज़हर हो गई और फैज़ में थी, और फिर ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में, इनका स्टेट के साथ जो कनेक्शन है, रिलेशन है, वो हमेशा एक टेंशन वाला ही होता है। तो कभी कभार वो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है यूनिवर्सिटीज़ और बिल्कुल ही फिर डिटोरिएट होने लगती हैं। नालंदा भी काफ़ी इसी वजह से डिटोरिएट हुई, क्योंकि उसने कम्युनिटी के साथ कनेक्शन अपना छोड़ दिया और सिर्फ रॉयल पैट्रोनेज पे डिपेंड करने लग गए, और फिर उनका धीरे धीरे जो कम्युनिटी का सपोर्ट था वो फिर दूसरे लोगों के पास चला गया। वहाँ पे ही मुझे लगता है यूनिवर्सिटीज़ मात खा जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि मॉडर्न लिबरल यूनिवर्सिटी का जो कंसेप्शन है वही आइसोलेटेड है एक तरह से। तो वो सोशली रिस्पॉन्सिबल यूनिवर्सिटीज़ का जो वो है, हमें दिखता है प्रैक्टिस में, जैसे स्टूडेंट्स जिस तरह से HCU में अभी कर रहे हैं, या हांगकांग के स्टूडेंट्स, या फिर US यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने जैसे प्रो पैलेस्टीन, प्रो गाज़ा प्रोटेस्ट किए। तो स्टूडेंट्स में वो बहुत है जज्बा सही चीज़ करने का, लेकिन फिर यूनिवर्सिटीज़ कैसे उनको उस चीज़ को सपोर्ट करें और उस चीज़ को विथस्टैंड कर सकें, क्योंकि काफ़ी मतलब स्टेट अगर आपके खिलाफ जाना शुरू कर दे तो आप मुश्किल हो जाती है। तो मैं भी सीख रहा हूँ आस्ते आस्ते। एक बेसिकली एक और सवाल है मेरा कि आप जैसे आपके स्टार्टअप कल्चर से आप क्यों चट के भाग के मुझे नहीं करना है, उसके क्या रीजंस थे? आपको कैसे पता चला ये स्टार्टअप कल्चर से 5% के लिए ही, या उनके कंजम्पशन या कन्वीनियंस के लिए है? हाँ, तो मैं असल में मेरा पैदाइश और पला पड़ा मैं छत्तीसगढ़ में था, क्योंकि मेरे फादर भिलाई स्टील प्लांट में काम करते थे। तो हम लोग को वहाँ पे कुछ आइडिया नहीं था, मेडिसिन इंजीनियरिंग इतना ही पता था। तो फादर इंजीनियर थे तो मैं भी इंजीनियर बन गया, वो वाला हिसाब था। लेकिन एक बार दिल्ली आया, ऑफकोर्स दिल्ली में काफ़ी चैलेंजेस थे, लेकिन JNU और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मेरे फ्रेंड जो सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज़ में थे उनके साथ इंटरेक्ट करके फिर धीरे धीरे मेरा दिमाग खुलना शुरू हुआ। तो JNU में मैंने काफ़ी टाइम बिताया उस टाइम पे, और काफ़ी चीज़ें सुनने को मिलती थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी लेडी श्रीराम कॉलेज हो गया, इधर उधर हम लोग जाते अलग वजह से थे, लेकिन कुछ और अच्छा सीख के आते थे। तो उस एक्सपोजर से मुझे लगता है कि थोड़ा सा दिमाग खुलना शुरू हुआ कि भाई आपका काम बस ये नहीं है कि एक जॉब लो और अपना करियर बनाओ और ख़त्म करो, पर क्या हो रहा है आसपास, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, थोड़ा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनना शुरू हुई। और वो मैंने भिलाई से कनेक्ट की, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक बहुत ही मतलब आपको पता है कि एक बना था तो एक एज एन आदिवासी स्टेट बना था, पर वहाँ के लोग भी उस तरह से हैं कि बहुत एक कलेक्टिव कम्युनिटी जैसा माहौल है। तो जब मैं दिल्ली आया था मुझे लगा था यहाँ तो भैया हर कोई एक दूसरे को मारने के लिए लगा हुआ है, मतलब बहुत इंडिविजुअलाइज और बहुत एग्रेसिव लगा। और वो IIT में बहुत ज़्यादा था एक्चुअली, और दिल्ली में भी था थोड़ा बहुत। तो मुझे लगने लगा कुछ तो गड़बड़ है, ये तो सही नहीं है। तो मेरा जो बचपन का जो एक्सपीरियंस था अमंग फ्रेंड्स एंड अमंग कम्युनिटी, वो मुझे लगा वो मुझे एक्सपैंड करना है टू इन्वॉल्व लार्जर कम्युनिटी ऑफ लाइक नॉट जस्ट पीपल इन इंडिया बट ओवरऑल। तो वहाँ से थोड़ा सा दिमाग खुलना शुरू हुआ, और जो ये दोस्त थे कुछ कुछ जो ऑलरेडी काम कर रहे थे सोशल सेक्टर में, वो लोग ने भी चैलेंज करना शुरू किया कि भाई तुम्हारा जो टेक्नोलॉजी का इतना सीख रहे हो, ये टेक्नोलॉजी आज तक एक अच्छा टूल या कुछ मशीन नहीं बना पाई जिससे हम ह्यूमन स्कैवेंजिंग को ख़त्म कर दें। इतनी छोटी सी चीज़ है कि आप एक अच्छा सा सैनिटेशन का टूल बना, पर आपके टूल्स जो हैं वो एलीट की ज़िंदगी को और बेहतर करने के लिए बने हुए हैं, और जो एक्चुअल में 90% लोगों की टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उसके लिए आप नहीं काम कर रहे। तो फिर काफ़ी लोगों ने वो भी शुरू किया कि हम टेक्नोलॉजी पे ही काम करेंगे पर सोशल गुड के लिए। पर मुझे लगा कि नहीं, मुझे थोड़ा सा ब्रॉडन करना है, क्योंकि मेरा एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी इंटरेस्ट था। तो मुझे लगा एजुकेशन सिस्टम को कैसे बेहतर बनाया जा सके, और उसमें मुझे लगा कि अगर हम यूनिवर्सिटी को सिर्फ देखेंगे एज अ साइट ऑफ क्रिटिकल लर्निंग तो वो आज नहीं तो कल बंद हो जाएगा। हमें पूरी कम्युनिटी को वो बनाना है, और उसमें कम्युनिटी और यूनिवर्सिटी का एक वेरी ओपन कम्युनिकेशन रिलेशन बहुत होना ज़रूरी है। और ये चीज़ हमें फॉर्मल एजुकेशन के बाहर भी ले जाना ज़रूरी है। अभी भी मेरी जब मैं वापस कॉर्पोरेट सेक्टर में कुछ ट्रेनिंग्स लेता हूँ
डाइवर्सिटी इक्विटी इंक्लूजन की और ये सब चीज़ों की, कि कैसे हम अपने वर्क स्पेसेस को इंक्लूसिव बना सकें। तो उसमें मुझे लगता है कि लोगों से आप बात करें तो ओपननेस है, पर आज तक कहीं पे वो बात ही नहीं हुई है, कहीं पे एक तरह से एक सिस्टमैटिक वे में हम रीच आउट नहीं किए हैं अपनी ज़्यादातर पॉपुलेशन को कि भाई हमारा क्या सोसाइटी है, हमारी क्या डाइवर्सिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों आया, उसके पीछे क्या वजह थी, क्या है उसका मतलब। वहाँ पे हमने बहुत पीछे रह गए। तो जब मुझे वो समझ में आई तो मेरे में मैंने चेंज देखा है। वो समझ अब मैंने पिछले 10-15 साल से पढ़ा भी रहा हूँ, यूथ के साथ काम कर रहा हूँ, चेंज दिखता है। लेकिन हम लोग उतना रिसोर्सेज तो नहीं हैं जितने गवर्नमेंट के पास हैं। अगर गवर्नमेंट सिस्टमैटिकली करेगी तो ऑफ कोर्स इट कैन बी ट्रांसफॉर्मेटिव। बट एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के उसके क्या मतलब हाँ उसके क्या चैलेंजेस है? वहाँ पे तो पैसा स्टूडेंट दे रहा है, तो सब कुछ पैसे तो है, पर उसके चैलेंजेस क्या? बिल्कुल। तो मैंने असल में तो मेरा पहला बीटेक जो था वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन में हुआ, फिर मेरा जो मास्टर्स पीएचडी प्राइवेट मणिपाल यूनिवर्सिटी में हुआ, और अभी तो मैं एक प्राइवेट नहीं कह सकते पूरी तरह से, पर एक ट्रस्ट तरह की है, क्योंकि स्टूडेंट की फ़ीस पे नहीं चलता है, क्योंकि वो कॉर्पस दिया हुआ है तो उसके हिसाब से चल रहा है। तो जो मणिपाल यूनिवर्सिटी में मैंने देखा वो यही था कि मेन उनका जो है मेडिसिन और इंजीनियरिंग, और वही उनके कैश काउज हैं, वहाँ से उनको पैसा मिल रहा है, तो वो उस वजह से यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। और ह्यूमैनिटीज़ जो था वो काफ़ी एक मार्जिनल था। अब क्योंकि करिकुलम में, इंजीनियरिंग करिकुलम में ह्यूमैनिटीज़ कंपलसरी है, और मैं जब आईआईटी में था तब भी कंपलसरी था, लेकिन हम लोग पढ़ते क्या थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि लगता था उससे हमारे करियर बढ़ेगा और करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो आई थिंक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे अभी केरला का एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ, केरला में फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वो लोग नहीं अलाउ करने वाले थे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ नहीं लाने देंगे। अब वो ओपन हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि रिजर्वेशन तो मैंडेटरी है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो इस तरह के कुछ चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात लिखी गई है वो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट के लिए, वो तो प्राइवेट के लिए भी है, वो सिटीजन्स के लिए भी है, सबके लिए। तो लेकिन हमने अगेन उतनी मेहनत या उतना फोकस नहीं किया कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। तो अगर केरला गवर्नमेंट बोल रही है प्राइवेट यूनिवर्सिटी आएगी, लेकिन आपको कॉन्स्टिट्यूशन की हर एक बात इम्प्लीमेंट करनी होगी, वो एक तरीका है कि आप ठीक है फीस ले रहे हैं, लेकिन अगर आप whatever % रिजर्व्ड है और उनके पास फीस नहीं है, तो आपको उनको स्कॉलरशिप देना ही होगा, तभी वो एक्चुअल में मतलब पढ़ सकते हैं। प्राइवेट स्कूलिंग अलाउ की 1970s से, और तभी से आपको दिखेगा कि गवर्नमेंट स्कूलिंग की क्वालिटी पीछे चली गई और प्राइवेट स्कूलिंग को इतना ज़्यादा स्पेस मिल गया कि अब गरीब से गरीब इंसान भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल भेजना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल में तो कुछ होता ही नहीं है। पर ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल्स भी अच्छे हैं बहुत जगह पे, पर वो एक इमेज बन गई है कि भाई गवर्नमेंट स्कूल तो अब भूल ही जाओ। तो वो इमेज अगर यूनिवर्सिटी के लेवल पे बन गई तो मुझे लगता है बहुत नुकसान होने वाला है उससे, कि लोगों ने अरे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ तो हो गए हैं गड़बड़, लेकिन बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ तो अभी भी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ आर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, तो उनकी भी अगर क्वालिटी को अगर ख़त्म किया गया और फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आके बोले अरे हमें क्वालिटी, हम देंगे आपको क्वालिटी एजुकेशन, तो मुझे लगता है कि वो एक सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। कुछ स्टेट्स, केरला, तमिलनाडु, तो मुझे नहीं लगता है कि होने देंगे उस चीज़ को, क्योंकि उन लोगों ने देखा है कि उसका कितना फ़ायदा है। पब्लिक एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ से जितना आपको लॉन्ग रन में फ़ायदा होगा, उतना ये कितने लोगों ने रिसर्च करके दिखाया है। अमर्त्य सेन वगैरह ने तो बहुत पहले बोला था, अभी भी इस पर रिसर्च हो रही है। क्रिस्टोफर जाफरलॉ ने अभी रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा था कंपेयर करते हुए तमिलनाडु, बिहार और गुजरात के मॉडल को। तो गुजरात में इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है पर पब्लिक सिस्टम्स नहीं बढ़े। तमिलनाडु में इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई है और पब्लिक सिस्टम्स भी अच्छे इंप्रूव हुए। बिहार में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई है पर सोशल जस्टिस की काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं। तो उसको कंपेयर करते हुए उन्होंने वही देखा कि तमिलनाडु में क्योंकि दोनों चीज़ें हो रही हैं, तो इसीलिए वो मतलब और पहले से कर रहे हैं, तो अब जाके उनको उसका फ़ायदा भी हो रहा है। तो जहाँ पे आपने पब्लिक एजुकेशन और हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, वहाँ पे तो आप लॉन्ग रन में नहीं
कर पाएंगे। और अगेन मुझे लगता है कि केरला का जो लेफ़्ट है वो इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कंपेयर टू बंगाल लेफ़्ट या इवन चाइना का लेफ़्ट हो गया, क्योंकि जब लेफ़्ट में भी अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज बहुत हैं, है ना, और केरला के लेफ़्ट में भी हैं, लेकिन क्योंकि एक तरह का मतलब माहौल है कि भाई जो आपका पीपल साइंस मूवमेंट है वो भी इंडिपेंडेंट है, वो भी कुछ आपको चैलेंज कर पा रहा है। बहुत सारा इंटेलेक्चुअल स्फेयर है जो कि मलयालम में लिख रहे हैं कॉन्स्टेंटली, और गवर्नमेंट का भी इसमें मतलब उनको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। उन्होंने फिल्म फेस्टिवल्स को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो फिल्म फेस्टिवल्स से आपको लगेगा अरे उससे क्या कनेक्शन है, पर बहुत कनेक्शन। फिल्म्स अगर आप अच्छी लाएंगे जो कि आपको एक तरह से क्रिटिकल अवेयरनेस दे रही हैं, तो उससे लोगों की सेंसिबिलिटीज़ बहुत इम्प्रूव हो सकती हैं। हर कोई शायद मार्क्स उठा के नहीं पढ़ेगा, लेकिन मे बी एक या अम्बेडकर उठा के नहीं पढ़ेगा, पर अगर एक अम्बेडकराइट फिल्म वो देख लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा अच्छा ये सेंसिबिलिटीज़ हैं। फेमिनिस्ट फिल्म अगर वो देख लेंगे तो वो वैल्यूज़ फिल्म्स के थ्रू, तो वो आई थिंक कल्चर के थ्रू लोगों तक पहुंचाना और उसको मेंटेन कर पाना, और जो आपको आपकी खुद की अथॉरिटेरियन टेंडेंसी है और द एबिलिटी टू नॉट टेक क्वेश्चंस, उसको यू हैव टू वर्क ऑन इट, क्योंकि वो तो कोई आपको सिखा नहीं सकता है। लेकिन एक तरह से अगर आप हमारे इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस को देखें, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को बहुत फोकस दिया, तो अगर आप इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को देखें तो इंडियन नॉलेज सिस्टम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, और गांधी और टैगोर के भी जो एजुकेशन एक्सपेरिमेंट्स थे उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि आप अपनी ईगो को कैसे डिसमेंटल करें। और वो हमारे, अगर एक चीज़ हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू वर्ल्ड नॉलेज फ्रॉम इंडियाज नॉलेज इज दैट वी हैव सो मेनी प्रैक्टिसेस दैट ट्राई टू डू दैट। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ चैलेंज। हाँ बिल्कुल, और क्योंकि वो अगर आप ईगो को अपने चेक में नहीं रखा और डिसमेंटल नहीं किया तो उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है। और लिबरल इंस्टीट्यूशंस एक्चुअली have no way to address it. That's why capitalism or consumerism can easily flourish in liberal democracies, क्योंकि liberal democracies बोल रहा है सेल्फ फॉर्मेशन, आप अपना ग्रोथ करिए, अपना आप एक्सपर्ट करिए और एथिकल प्रिंसिपल से काम करिए। लेकिन आपकी जो डिज़ायर्स हैं, आपकी जो ग्रीड है, उस पर आप कैसे काबू करेंगे, उस पर कोई ख़ास तरीका नहीं है। इट्स जस्ट कि हाँ वो सही नहीं है तो आपको नहीं करना है, लेकिन यू जस्ट लॉ अबाइडिंग। हाँ, लॉ अबाइडिंग, तो वो लॉ अबाइडिंग इज नॉट गोइंग टू बी इनफ। यू नीड टू हैव सर्टेन कम्युनिटी प्रैक्टिसेस जो आपको चैनलाइज करें, आपके सेंसिबिलिटीज़ को, आपके डिज़ायर्स को एक सही डायरेक्शन दें। और वो मुझे लगता है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम्स में एक्चुअली बहुत है, और अगर हम उसको कंटेम्प्रेरी फॉर्म में ला के अपने यूनिवर्सिटीज़ में ला सकें तो उसका काफ़ी फ़ायदा होगा। और लोग कोशिश कर भी रहे हैं, जैसे बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स हो गए, मैत्री, करुणा, समता, तो ये सारी चीज़ों को आप कैसे एक मतलब कम्युनिटी प्रैक्टिसेस में लाया जा सके। ऑफ कोर्स जो फिर अलग अलग रिलीजन से हमें बेस्ट वैल्यूज़ को ड्रॉ करके एक कुछ प्लूरल वर्जन बनाना पड़ेगा, ताकि हम कह सकें कि भाई हाँ ये प्रैक्टिसेस हमारे मतलब मुझे लगता है कि वही सबसे बेहतरीन चीज़ है। आई एम श्योर इफ व्हेनेवर यू ट्रैवल आउटसाइड, और मैं भी जब बाहर गया हूँ, हमारे लिए टू एक्सेप्ट डाइवर्स वर्ल्ड व्यूज़ और जस्ट एक्सेप्ट दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम अस कम्स वेरी नेचुरली टू अस, क्योंकि हमने आज तक देखा ही नहीं कि सिर्फ यूनिफॉर्म होमोजीनियस लोग, हमने हमेशा देखा है कि हमारे आसपास लोग अलग, उनका कल्चर है, अलग खान पान है, अलग व्यवहार है, तो उसको हम कैसे डेवलप करें और उसको कहें कि हाँ ये सारी जो हमारे पास रिचनेस है, इसको हम कैसे अपने एजुकेशन सिस्टम में ला के लोगों तक पहुँचाएं। और वही मेन चीज़ आई एम गोइंग बैक टू कि अगर कम्युनिटी में क्रिटिकल लर्निंग का स्पेस नहीं है तो यूनिवर्सिटी में भी आज नहीं तो कल जाएगा ही, जो कि हमने यूएस में भी देख रहे हैं कि उनके 200-250 साल तक था वो स्पेस, अब जा रहा है वो धीरे धीरे, क्योंकि आपने वो कनेक्शन बनाने की कोशिश ही नहीं करी कभी कि कम्युनिटी के साथ कनेक्ट करके उनको भी दिखे कि जो यूनिवर्सिटी में हो रहा है उसका फ़ायदा उन तक पहुंच रहा है, और कम्युनिटी के इश्यूज़ जो हैं
वो यूनिवर्सिटी डिस्कस करके उसको सुलझाने की कोशिश कर रही है। तो इट हैज़ टू बी अ फाउंटेन हेड ऑफ द कम्युनिटी इन दैट सेंस। और वो काम लिबरल यूनिवर्सिटीज़ तो नहीं लगता मुझे कर पाती हैं अच्छे से, पर इट्स मोर सोशली रिस्पॉन्सिबल स्पेसेस कैन डू दैट। आई डोंट नो अगर आपका ये सब्जेक्ट है या आपने इस पे कुछ रिसर्च की है या पढ़ी है, तो जो चाइना का डेवलपमेंट है उसमें यूनिवर्सिटीज़ का क्या कंट्रीब्यूशन है? तो हाँ, अगेन इट्स नॉट माय मेन सब्जेक्ट, बट जितना मुझे पता है कि चाइना का भी वो ह्यूमन कैपिटल अप्रोच है कि भाई ये इकोनॉमिक सिस्टम है 1978 के बाद जो उन्होंने अपनाया, और हमारा जो एजुकेशन है वो पूरा इसी तरह से होगा। तो उसमें क्रिटिकल क्वेश्चनिंग का स्पेस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपको अगर साइंस भी अच्छे से करनी है तो उसमें भी आपको सवाल पूछने हैं, पर वो सवाल कभी पॉलिटिकल सवाल नहीं होंगे, सोशल सवाल नहीं होंगे, वो टेक्निकल सवाल होंगे। तो टेक्निकल सवाल पूछने की आज़ादी है आपको। आप डीप सीक बनाइए, आप ये सब करिए। तो स्टेम के फील्ड्स में चाइना बहुत आगे है, और उनका जो सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज़ को भी आजकल वो काफ़ी फंड कर रहे हैं, पर उसमें भी कितना आपके पास स्पेस है टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट, वो मुझे नहीं लगता बहुत है। क्योंकि चाइना की फॉर एग्जांपल बहुत रिसर्च अफ्रीकन कंट्रीज़ पे, क्योंकि चाइना के बहुत सारे इंटरेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में है, पूरी तरह से चाइना इन्वॉल्व है। तो वो चाहते हैं, जैसे कि कॉलोनियल गवर्नमेंट्स भी वही करती थी ना, अपने स्कॉलर्स को भेजती थी ताकि वो समझें, ताकि हम उनको अच्छे से कंट्रोल कर सकें। तो एकेडमिया का एक वो डूबियस रोल भी रहा है हमेशा से, टू प्ले हैंड इन ग्लव विद द दिस काइंड ऑफ अ थिंग, कि आप उनके बारे में बताइए इंफॉर्मेशन, ताकि हम उनको बेहतर तरह से कंट्रोल कर सकें। तो वो उस तरह का रिसर्च हो रहा है चाइना में, लेकिन ऐसा रिसर्च जो कि सवाल पूछ सके कि भाई आपने क्यों, क्योंकि अभी वो देख रहे हैं कि जो उन्होंने वो 1 चाइल्ड पॉलिसी लाए थे उसका बहुत नुकसान हो रहा है उनको, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ऑलरेडी डिटोरिएट हो रही है, और उनके पास वही होगा कि नेक्स्ट थोड़े साल में देयर विल बी ए बिग ओल्डर पॉपुलेशन एंड नॉट इनफ यंगर पीपल। तो कैन पीपल रियली क्वेश्चन इट एंड से ये गलत किया आपने, और ये नहीं करना चाहिए था, एंड नाउ हाउ डू वी एड्रेस इट एंड थिंग्स लाइक दैट। तो वो आई वुडंट से, पर स्टेम में तो ऑफ कोर्स दे आर डूइंग वेरी वेल एंड देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। तो वो फ़ायदा तो होता ही है मेरे ख्याल से, एक अथॉरिटेरियन काइंड ऑफ उसका, कि आप बिना कुछ सवाल जवाब के यू कैन स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग थिंग्स, बट उसमें कितने लोगों का नुकसान हो रहा है, कौन मार्जिनलाइज्ड हो रहा है। ऑफ कोर्स हमें पता है कि वहाँ की जो मुस्लिम कम्युनिटी है उधर उनके साथ काफ़ी ज़्यादा वायलेंस भी हो रहा है। तो वो सब पे फिर, और तिब्बत के साथ, हांगकांग के साथ, ताइवान के साथ ये सब कुछ चल रहा है। तो वहाँ पे फिर वही है कि कितना चाइना के लोग उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा के अपनी बात को रख सकते हैं, वो मुझे नहीं लगता यूनिवर्सिटीज़ भी वहाँ पे वो काम कर पा रही हैं। तो जैसे वो लोग ह्यूमैनिटीज़ को लेके या अपने देश के हाल को लेके या अगर मुसलमान को लेके सवाल नहीं उठा पा रहे, पर हम साइमल्टेनियसली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे हम क्यों नहीं कोई ब्रेक थ्रूज कर पा रहे, उसका क्या रीज़न है? हाँ, तो ये मुझे लगता है कि हमारे जो क्योंकि मैं आईटी में भी रहा हूँ, तो जो मेरा एनालिसिस है ये, और ऑफ कोर्स दिस में बी अ लिमिटेड एनालिसिस, इट्स अगेन कनेक्टेड टू डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ आवर इंस्टीट्यूशंस। तो अगर आप हिस्ट्री भी देखेंगे टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी में भी एक हायरार्की हमारी है, और मेरे कोलीग हैं उन्होंने इस पे काफ़ी अच्छा काम किया है। तो उन्होंने देखा है कि जब 19वीं सेंचुरी में रुड़की पहला हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज बना, उसके बाद और ऐसे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस बने, तो उसमें भी एक कास्ट का डिवीज़न बनने लगा कि भाई कौन जो है वो टेक्नोलॉजी का मतलब थ्योरी करेगा और कौन उसको प्रैक्टिस में एक्चुअली इम्प्लीमेंट करेगा। तो अगर आप देखें हमारे ट्रेडिशनली, सो हमारे ज़्यादातर आर्टिजनल कास्ट जो अब ओबीसी शूद्रा में आती हैं, वो सारों में एक टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैं, है ना, पर वो टेक्नोलॉजिकल स्किल्स को कभी
हमने उस तरह का इंस्टीट्यूशनल रिकग्निशन, इंस्टीट्यूशनल वैलिडिटी कभी नहीं दी। तो हमारे जो टेक्नोलॉजी के जो प्रोफेसर्स भी हैं, जो रिसर्च भी हो रही है, वो हमेशा एक तरह से प्रैक्टिकल से डिस्कनेक्टेड रहे। क्योंकि आप अगर टेक्नोलॉजी का काम कर रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी हैंड्स ऑन, यू हैव टू ट्राई आउट थिंग्स, डू थिंग्स एंड रियली सी हाउ थ्योरी कैन बी क्रिटिक्ड फ्रॉम प्रैक्टिस। वो एक बहुत अच्छा डायलॉग होना चाहिए। पर क्योंकि वहाँ पे एक हायरार्की है, थ्योरी कोई कर रहा है और इम्प्लीमेंट कोई और कर रहा है, ये डिवीज़न जब तक रहेगा आई थिंक, और ये है काफ़ी अभी भी। लेकिन हमारे पास एक मौका है जब कि अब मंडल 2 हमने इम्प्लीमेंट किया तो ओबीसी रिजर्वेशन आया है, तो स्टूडेंट्स आना शुरू हुए हैं। उसी तरह अगर हम फैकल्टी में भी उतना ही डाइवर्सिटी ला सकें जिसमें ये कास्ट की जो हायरार्कीज़ हैं और जो प्रोफेसर्स हैं उस लेवल पे हमारे एक्चुअली आर्टिजन्स पहुंच सके, जो अपनी पुरानी ट्रेडिशनल आर्टिजन नॉलेज को मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल फॉर्म में थोड़ा सा ट्रांसलेट करके उसको आगे बढ़ा सकें। तो मुझे लगता है वहाँ पे इनोवेशन की बहुत स्कोप है। क्योंकि अभी जो इनोवेशन का है, एक तो ये कि हम फंसे हुए हैं कि भाई जो पे कर सकता है उसी के लिए इनोवेट करेंगे, जबकि चाइना या कोई भी आप अगर सोवियत का भी देखें तो वहाँ पे इनोवेशन जो होता था वो मासेस के लिए होता था, क्योंकि भाई लोगों के लिए कर रहे हैं इनोवेट, अब सिर्फ एलिट्स के लिए नहीं कर रहे इनोवेट। तो वो एक चीज़। और दूसरी चीज़ की जो इनोवेशन कर रहा है वो कितना हैंड्स ऑन है, कितना ज़्यादा इन्वेस्टेड है उस टेक्नोलॉजी को बिल्कुल पूरी तरह से समझने में। और वहाँ पे हम क्या ट्रेडिशनल नॉलेजेस को ला सकते हैं। हमारी इतनी इंटरेस्टिंग स्मेल्टिंग की टेक्नोलॉजीज़ रही हैं, मेटलर्जी की, और बाकी कोई भी आप हाथ का काम में देखें, हर तरह की टेक्नोलॉजीज़। ऑफ कोर्स अब उसको आप लेके ये नहीं कर सकते कि हमारा बहुत अच्छा पास्ट, पर उसको हम कैसे अपडेट करें, वो सब सिस्टम स्टैग्नेट हो गए हैं। और वो स्टैग्नेशन जो है उसी की वजह से मुझे लगता है कि हम बस कंटिन्यू कर रहे हैं जो जैसे चल रहा है, रादर देन के बोले कि ये सब को हटाओ, कुछ नए सिस्टम्स लाते हैं, नए तरह से इनोवेट करते हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा स्टेटस को चैलेंज करना और थोड़ा सा रिस्क लेना और एक माहौल बनाना पड़ेगा कि हाँ, आपको सवाल पूछने का नुकसान नहीं होगा, है ना। वो एक लार्जर माहौल है। कोई भी तरह का सवाल, टेक्निकल सवाल हो, पॉलिटिकल सवाल हो, सोशल सवाल हो, ऐसा नहीं होगा कि आपने सवाल पूछ लिया तब आपको उसका एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस वो करना है। तो वो एक तरह का, क्योंकि सेंसरशिप आ चुका है लार्जर लेवल पे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी और बाहर, तो हर तरह से हम अपने थॉट्स को कर्टेल कर रहे हैं, सवाल नहीं पूछ पा रहे कि कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। तो एक मुझे लगता है डेमोक्रेटाइज करें जितना ज़्यादा हम एजुकेशनल स्पेसेस को, by bringing more people from communities that have never been in higher education, and of course changing this culture of कि कोई चीज़ मतलब थ्योरी है तो उसकी हाई वैल्यू है और वो एम्पेरिकल है, प्रैक्टिकल है, तो ये तो कोई और कर लेगा, इसको हम क्यों करें। मुझे लगता है जैसे बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वगैरह, ये सारे इतने अच्छे आइसर्स हैं हमारे, इतने अच्छे, कहीं से भी बहुत कुछ इनोवेटिव नहीं चीज़ें आ रही हैं क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनली स्टैग्नेट कर गए हैं जगह। और मेरी रीडिंग है ये, ऑफ कोर्स लोग कुछ और कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये जो कास्ट, नॉट इन ओनली टर्म्स ऑफ टू आस्क विच, बट द वे टू थिंक अबाउट थिंग्स, कि ये ज़्यादा अच्छी है, ये कम है, हर चीज़ को एक हायरार्की में डाल के इसको हम करेंगे, इसको हम दूर रखेंगे, वो वाला जो बिहेवियर, कंडीशनिंग ब्रेक, हाँ, वो कंडीशनिंग को ब्रेक करना है। और मुझे लगता है वहाँ पे भी हम जितना ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को एक प्रैक्टिकल लेवल पे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप इक्वालिटी बहुत इनप्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली सिखा सकते हैं, बट अगर आप एक्चुअल में जाएं आर्टिकल 15 के हर एक क्लॉज में और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करना है उस पर बात करें, तब फिर एक इंटरेस्टिंग चीज़ें निकले आएंगी। That's true. Thank you so much for joining us. We had a great time. Thanks for watching. Stay tuned with us and hit the like, share, and subscribe buttons.